विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अगस्त 29 महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस। यह दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयोग की बात है कि जब पूरा देश पूरे हर्षोल्लास के साथ क्रीड़ा दिन मना रहा था, तब भारत के 54 खिलाड़ी टोक्यो में पैरालंपिक्स में मैदानों पर देश का नाम रोशन करने में जुटे थे। इस अवसर पर आइए देखते हैं क्रीड़ा जगत पर आधारित विश्व शांति दर्शन चैनल का यह खास संस्करण। फिलहाल टोक्यो में पैरालंपिक स्पर्धाएं हो रही है और उसमें 54 मंजे हुए खिलाड़ियों का संघ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। गौरतलब है, इनमें से ज्यादातर लोग भारतीय सेना दल से जुड़े हैं। ऐसा इसलिए है कि शारीरिक रूप से विकलांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की सुविधा केवल भारतीय सेना के पास है। क्या भारतीय सेना के अलावा कोई ऐसी संस्था नहीं है जो विकलांगों को क्रीड़ा प्रशिक्षण दे? बिल्कुल है। कहाँ है, आइए जानते हैं। पुणे के पीवाईसी जिमखाना के मैदान पर हर शनिवार रविवार एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। पहियों वाली कुर्सी पर सवार कुछ लोग बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय संरक्षण दल के बाद यह शायद पहली ऐसी जगह है पर शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को खेल खेलना सिखाया जाता है। भारतीय संरक्षण दल के बाद यह शायद पहली ऐसी जगह है जहां शारीरिक रूप से विकलांग लोग कोई खेल खेल सकते हैं, उसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसी सराहनीय उपक्रम की जानकारी देते हुए फीबा प्रमाणित बास्केटबॉल प्रशिक्षक सुवर्णा लिमये ने विश्व शांति दर्शन से बात करते हुए कहा, आप सबको पता ही होगा, फिजिकल फिटनेस स्वास्थ्य कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में सभी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकलांगों के लिए भी फिजिकल एक्टिविटीज में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी व्हीलचेयर बास्केटबॉल एक्टिविटी के माध्यम से हम उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने में मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें अपनी देखभाल खुद करने के लिए स्वतंत्र बनाया जा सके। बात है 1968 की मेक्सिको में हुई ओलंपिक स्पर्धाओं की और विषय है ऊंची छलांग यानी कि हाई जंप का। इन स्पर्धाओं के दरमियान एक एथलीट ने कुछ ऐसी ऊंची कूद लगाई कि उसके मायने ही बदल गए। तब से इस तरह की गई ऊंची कूद को उस खिलाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। अक्टूबर 1968 के बाद ओलंपिक खेलों में होने वाली ऊंची कूद पूरी तरह से बदल गई। अभियांत्रिकी छात्र 29 वर्षीय डिक फॉस्बेरी ने यह कर दिखाया। आज के समय में यह शायद आम बात है, लेकिन 1968 में मेक्सिको के ओलंपिक्स में पहली बार फॉस्बेरी का प्रकार ऊंची कूद में दिखाई दिया। इससे पहले ऊंची कूद करने वाले एथलीट अपने आप को खड़े खड़े हवा में उछाला करते थे। क्रॉसबार के ऊपर से पहले एक टांग और उसके बाद दूसरी टांग जाया करती थी, लेकिन डिक फॉस्बेरी ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना अभियांत्रिकी दिमाग लगाया और यह तकनीक बदल दी। उसने सोचा कि अपने पीठ को किसी कमान की भांति मोड़कर वह अपने शरीर का गुरुत्वाकर्षण बिंदु क्रॉसबार के नीचे रख सकता है। पहली कोशिश में ही डिक कामयाब साबित हुआ। तब से इस तरह की ऊंची कूद प्रचलित हुई और लोग उसे फॉस्बेरी फ्लॉप कहने लगे। आज हर दूसरा एथलीट फॉस्बेरी फ्लॉप लगाता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ऊंची कूद को उसका नाम कहां से मिला। ओलंपिक्स की बात आती है तो वो मैराथन के बिना पूरी नहीं हो सकती। 42 किलोमीटर और 195 मीटर की ये दौड़ आसान नहीं होती। अब तक की सबसे यादगार मैराथन स्पर्धा 1984 में लॉस एंजलिस में हुई ओलंपिक्स में देखी गई। हम जिस धावक की बात कर रहे हैं, उसने इस मैराथन में स्वर्ण पदक नहीं जीता था, फिर भी उसकी दौड़ सबसे यादगार रही। कैसे, आइए देखते हैं। सन 1984 में हुई ओलंपिक में मैराथन का खास कारण यह था कि वह यादगार रही। यह पहला अवसर था जब महिलाएं मैराथन जैसी लंबी दौड़ में सहभागी हुई थी। उससे पहले महिलाओं के लिए सबसे लंबी प्रतियोगिता थी 1500 मीटर की।
अमेरिका की जोआन बेनॉइट इस मैराथन की विजेता रही और विश्व की पहली मैराथन विजेता बनी। लेकिन उससे ज्यादा याद रही गैब्रिएला एंडरसन, जो स्विट्जरलैंड से आई थी। गैब्रिएला जब 42 किलोमीटर की दौड़ पूरी करके स्टेडियम के अंदर पहुंची तो वो यकीनन सबसे तेज धावक नहीं थी, लेकिन उसकी दौड़ सबसे यादगार रही, शायद विजेता की दौड़ से भी ज्यादा। इतना लंबा अंतर पार करने के बाद वह पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बचा हुआ अंतर उसने बड़ी दृढ़ता और निश्चय के साथ पूरा किया। स्टेडियम में बैठे क्रीड़ा प्रेमी समझ गए कि ये कुछ खास होने वाला है और वे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। गैब्रिएला जैसे जैसे आगे बढ़ती वैसे वैसे सारा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठता। स्पर्धा में सहभागी हुए 44 धावकों में से गैब्रिएला का स्थान 27वां था, लेकिन फिर भी उसे सबसे ज्यादा प्रशंसा मिली। यह जीत उसके शारीरिक तंदुरुस्ती की नहीं थी, उसकी इच्छा शक्ति की जीत थी। पीटी उषा, जिन्हें द गोल्डन गर्ल या पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, 1980 की मॉस्को ओलंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में सबसे छोटी थी। उनकी उम्र उस समय सिर्फ 16 साल की थी। पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार की विजेता पीटी उषा आज कहां है, क्या कर रही है, आइए जानते हैं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली पीटी उषा ने ओलंपिक्स का विषय पढ़ा तो था, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि वो एक दिन इस ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 16 साल की उम्र में पीटी उषा ओलंपिक्स के लिए चुनी जाने वाली भारत की पहली सबसे छोटी महिला थी। सन 1980 में उषा ने मॉस्को ओलंपिक्स में 100 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इतनी कम उम्र में ढेर सारी कठिनाइयों के बाद उषा ने अपना मकाम पाया था। मॉस्को ओलंपिक्स के लिए जब उषा ने देश छोड़ा तो वो पहली बार हवाई जहाज की सफर कर रही थी। उनके लिए यह पहला अनुभव था। 4 साल बाद 1984 में लॉस एंजलिस की ओलंपिक्स में उषा ने इतिहास रचा। 400 मीटर की दौड़ में वो अंतिम स्पर्धा में पहुंच गई। सन 1983 और 1998 के बीच उषा ने एशियाई स्तर पर कुल 14 स्वर्ण पदक जीते थे। आज उषा अपने गांव में नए उभरते धावकों को प्रशिक्षित कर रही है। उनका मानना है कि अगले 3 ओलंपिक्स में भारत एथलेटिक्स में ओलंपिक मेडल जीतेगा। उनकी ये बात सच होने जा रही है। नीरज चोपड़ा के माध्यम से भारत ने एथलेटिक्स का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। अब देखना है कि आगे आगे होता है क्या। भारत के लिए ओलंपिक्स का पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा के सम्मान में पुणे के आर्मी इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स की ओर से उसके सम्मान में यहां के स्टेडियम को नीरज का नाम दे दिया गया। भारत के विभिन्न भागों से चुने गए खिलाड़ी इस संस्था में ओलंपियन बनने के उद्देश्य से प्रशिक्षित किए जाते हैं। थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं इस संस्था की ओर। सीमा पर देश की सुरक्षा में जुटे रहने के अलावा भारत के जवान ओलंपिक्स में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं और इसका श्रेय जा रहा है पुणे के आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स को। सीमा पर देश की सुरक्षा में जुटे रहने के अलावा भारत के जवान ओलंपिक्स में भी देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं और इस उद्देश्य को लेकर पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ था और इसका असर हमने हाल ही में हुई टोक्यो ओलंपिक्स में देखा था। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। यहाँ प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अब तक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते हैं। एएसआई में खिलाड़ियों को मुक्केबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी, तलवारबाजी, जलतरण, एथलेटिक्स जैसे कई खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण सर्वोत्तम स्तर का होता है। स्कूलों में पढ़ने वाले 8 साल के खिलाड़ियों को बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी द्वारा चुना जाता है और उसके बाद उनके शिक्षण के साथ प्रशिक्षण, पोषण ऐसे सारे खर्चे आर्मी उठाती है। साधारण खिलाड़ियों के साथ ही शारीरिक रूप से अपाहिज खिलाड़ियों को भी पैरालंपिक्स जैसे खेलों के लिए यहाँ प्रशिक्षित किया जाता है। नीरज चोपड़ा के ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में एएसआई ने अपने स्टेडियम को उनका नाम दिया है। उम्मीद की जा रही है कि भारत के लिए भविष्य के पदक विजेता यहीं से आएंगे।
इसी के साथ आज का विश्व शांति दर्शन का यह विशेष न्यूज बुलेटिन हम समाप्त कर रहे हैं। पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल। नमस्कार।